ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप्स आर द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब ये वो प्लेस हैं जहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन सोचने हैं। ये पर्टिकुलर एक एटम भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे OH की बात करें, COOH की बात करें, CHO की बात करें। मतलब ये एक एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। ये वो प्लेस हैं जहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन सोचने हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 CH2 COOH, तो इसका ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, और ये वो प्लेस है जहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन सोचने हैं। क्लियर? ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये जनरली केमिकली इनर्ट होता है। मतलब चाहे हम 1 कार्बन ले लें, 2 कार्बन ले लें, 4 कार्बन ले लें, 5 कार्बन ले लें, इनफाइनाइट कार्बन ले लें, जनरली ये पार्ट केमिकली इनर्ट होते हैं। जहाँ पे केमिकल रिएक्शन में सोचने होते हैं वो पर्टिकुलर साइट्स होती हैं ये पार्ट। मतलब फंक्शनल ग्रुप्स आर द केमिकल साइट्स वेयर केमिकल रिएक्शन हैज टू परफॉर्म। क्लियर? तो पहचानने का तरीका क्या है, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस तरह का फॉर्मेशन होंगे और किस तरह का फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि और फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन जहाँ से होगा वो पर्टिकुलर कार्बन कि कार्बन या तो सिग्मा बॉन्ड बना ले या तो कार्बन पाई बॉन्ड बना ले, क्योंकि सिस्टम के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी है। और जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ कि इस पर्टिकुलर में हमेशा ही बॉन्डिंग कोवैलेंट होगा, तो कोवैलेंट से केवल सिग्मा बन जाए या सिग्मा के साथ पाई भी बन जाए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से करता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है तो C टेट्राहेड्रल और इससे लगा हुआ H, तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं अल्केन। अल्केन अगर मैंने यहाँ पे H लिया होता मतलब ये कंपाउंड होता मीथेन। अगर मैंने यहाँ पे C भी लगा दिया और ये भी कार्बन टेट्राहेड्रल है, एक कार्बन इसका एक कार्बन इसका, और इससे जो मैं कंपाउंड का फॉर्मेशन बना रहा हूँ वो पर्टिकुलर कंपाउंड को बोला जाएगा अल्केन। मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन से अगर H लगा हो, ये टेट्राहेड्रल कार्बन से टेट्राहेड्रल कार्बन लगा हो, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं अल्केन। क्लियर? इस पर्टिकुलर में अगर एक हाइड्रोजन लगा दें मतलब CX लगा दें, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोला जाता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। अगर मैंने यहाँ पे C का अटैचमेंट O और H से कर दिया मतलब COH टेट्राहेड्रल कार्बन उससे लगा हुआ OH, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं अल्कोहल। अगर मैंने इस पर्टिकुलर अटैचमेंट O और C से कर दिया, मैंने C बोला हुआ है R नहीं, क्योंकि R मे बी R इज ओनली यूज्ड फॉर एलिफेटिक पार्ट बट C मे बी एलिफेटिक मे बी एरोमेटिक। तो इसका अगर C का अटैचमेंट O और C के साथ हो रहा है तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ईथर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ईथर। अगर इसी पर्टिकुलर का अटैचमेंट NH2 से हो रहा है मतलब C इज बॉन्डेड डायरेक्टली विद NH2, तो इसका मतलब इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन। अगर मैंने C का अटैचमेंट C और H से कर दिया मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन इज अटैच्ड विद N, वन साइड C वन साइड H, तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन। अगर मैंने इसका अटैचमेंट N, C और C से कर दिया मतलब तीनों साइड कार्बन इधर भी और इधर भी, इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं टर्सरी अमीन। क्लियर? अगर मैंने पाई बॉन्ड वाले केस की बात किया और पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत आपको हो सकती है ऑक्सीजन को। तो इसका यहाँ पे हम H कर दें या C कर दें, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कार्बन के एक साइड H या C ही होना चाहिए और कोई दूसरा आइटम नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे O है, CO है और उसके साथ अटैचमेंट H का है मतलब HC और इधर का साइड CHO, इसका ये पर्टिकुलर कंपाउंड को बोला जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर मैंने इसका अटैचमेंट फिर से इसका अटैचमेंट अगर मान लो मैंने X के साथ करा दिया मतलब COX, तो इस पर्टिकुलर को बोला जाएगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। अगर मैंने इसका अटैचमेंट OH से कर दिया मतलब COOH, तो ये सब पर्टिकुलर कंपाउंड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका अटैचमेंट O और C से करा दिया मतलब इधर H या C हो, इधर CO फिर O और C हो,
तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है एस्टर। एस्टर अगर मैं इसका अटैचमेंट O CO H या C से करा दिया, क्लियर, O CO H या C से करा दिया, क्लियर, और इधर भी होना चाहिए CO H या C, तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड। अगर मैं इसका अटैचमेंट NH2 से करा दिया, मतलब CONH2, तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, प्राइमरी अमाइड। अगर इसका अटैचमेंट NC और H से करा दिया, मतलब CO के साथ CH, क्लियर, तो इस पर्टिकुलर को बोला जाएगा सेकेंडरी अमाइड। अगर मैंने यहाँ पे N और इधर भी कार्बन अटैच कर दिया, तो इस कंपाउंड को बोला जाएगा टर्सरी अमाइड। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि अगर CO से डायरेक्टली CH अटैच है तो ये है एल्डिहाइड, लेकिन टेट्राहेड्रल कार्बन से H अटैच है, इसका मतलब ये है अल्कीन। केवल कीटोन एक केस ऐसा आएगा जिसमें इधर भी कार्बन होगा CO और इधर कार्बन होना चाहिए, मतलब CO के दोनों साइड अगर कार्बन है तो इस पर्टिकुलर के लिए जो नाम यूज करते हैं वो होता है कीटोन, क्लियर। तो डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे H और C और उसके बगल में CO लिया और उसके बाद H लिया तो एल्डिहाइड, X एसिड हैलाइड, OH कार्बोक्सिलिक एसिड, OC एस्टर, OCOH या C इसका मतलब एसिड एनहाइड्राइड, NH2 प्राइमरी अमाइड, NHC सेकेंडरी अमाइड, NCC टर्सरी अमाइड और COC इसका मतलब ये है कीटोन, क्लियर। ध्यान से देख लीजिए, CO के साथ H अटैच है एल्डिहाइड है, लेकिन टेट्राहेड्रल कार्बन से H अटैच है अल्कीन है। CO के साथ अगर X अटैच है एसिड हैलाइड है, इसके साथ X अटैच है अल्काइल हैलाइड है। CO के साथ अगर OH अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड और उससे OH अटैच है अल्कोहल। CO के साथ अगर OC अटैच है यह एस्टर, और C के साथ अगर OC अटैच है इसका मतलब ये है ईथर। CO के साथ अगर NH2 अटैच है इसका मतलब ये है प्राइमरी अमाइड, लेकिन टेट्राहेड्रल कार्बन से अगर NH2 अटैच है यह प्राइमरी अमीन। CO के साथ अगर NHC अटैच है यह सेकेंडरी अमाइड, बट C टेट्राहेड्रल के साथ NH और C अटैच है यह सेकेंडरी अमीन। अगर मैंने यहाँ पे CO के साथ NCC अटैच किया है यह है टर्सरी अमाइड, लेकिन टेट्राहेड्रल कार्बन से NCC अटैच किया है इसका मतलब ये है टर्सरी अमीन, क्लियर। इस पर्टिकुलर केस में CO और उसके बाद C तो ही बोला जाएगा ये कीटोन है, क्लियर। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात किया और डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन का हो जाए, डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का हो जाए, इस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पे होना चाहिए H या C, यहाँ पे होना चाहिए H या C। और उसके बाद अगर मैंने अटैचमेंट, इसका अटैचमेंट अगर मैंने H से कर दिया, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इससे लगा हुआ है H, तो इस पर्टिकुलर को बोला जाता है इमीन। इमीन अगर मैंने अटैचमेंट OH से कर दिया, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इससे लगा हुआ OH, तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑक्सीन। ऑक्सीन अगर मैंने अटैचमेंट NH2 से कर दिया, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन उससे डायरेक्टली अटैच NH2, इस तरह के कंपाउंड को बोला जाएगा हाइड्राजोन। हाइड्राजोन अगर मैंने इस पर्टिकुलर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर मैंने फिनाइल ग्रुप से कर दिया, तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाएगा फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल हाइड्राजोन अगर इस पर्टिकुलर के अंदर भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर दें उसके बेसिस पे भी नाम आ जाता है। जैसे अगर 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन, मतलब हम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का भी फॉर्मेशन हो सकते हैं, इवन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन हो सकते हैं, इवन हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी फॉर्मेशन हो सकते हैं। अगर हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, क्लियर, और इस पर्टिकुलर की बात किया तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट होगा, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अल्कीन, क्लियर। अगर मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर लिया तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप बनेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अल्काइन। इसी तरह से अगर मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात कर लिया तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोला जाएगा नाइट्राइल। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिस फंक्शनल ग्रुप हमेशा ही दिमाग में रखना है। और यहाँ एक बात बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि अगर CO के इधर H या C लगा है और उसके बाद अगर ये सारी चीजें हैं तो ये सारा नाम आएगा, लेकिन अगर CO के इधर H या C नहीं है
तो इस पर्टिकुलर में अगर मान लो यहाँ पे ये हमने CHO तो लिख लिया, लेकिन इस पर्टिकुलर इधर अगर मैंने यूज किया हुआ है O, इसका मतलब अगर मैंने यूज किया हुआ है X, अगर मैंने यूज किया हुआ है N, क्लियर, डायरेक्टली अटैचमेंट अगर इसका है तो इस पर्टिकुलर को हम एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, नॉट एल्डिहाइड। तो केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बस CHO देख लिया और एल्डिहाइड बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या इस CHO का अटैचमेंट H या C से है या नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं ये लेता हूँ कि अगर मैंने ले लिया HCO, ये पार्ट मौजूद है, और उसके बाद अगर मैंने ले लिया OH, तो इसका इस पर्टिकुलर को देखते हुए हम एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, बल्कि इस पर्टिकुलर को देखते हुए एक कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो ये है मिथेनोइक एसिड, नॉट एल्डिहाइड। अगर मैंने इसी पर्टिकुलर में यहाँ पे H की जगह पे CH3 लगा दिया होता तो इसका भी एल्डिहाइड नहीं है, बल्कि ये है एस्टर। इसी पर्टिकुलर में अगर मैं यहाँ पे OH-CH3 की जगह पे Cl लगा दिया होता तो इसका मतलब अगर हेलोजन लिया जाए तो भी इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, बल्कि ये है एसिड हैलाइड। अगर इसी तरह से अगर यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाए और नाइट्रोजन से NH2 कर दे तो ये है अमाइड, नॉट एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैंने N का भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी भी एटॉमिक ग्रुप से कर दिया, R से कर दिया, कोई भी अल्काइल ग्रुप से कर दिया, फिनाइल ग्रुप से कर दिया, तो इस पर्टिकुलर का सेकेंडरी अमाइड बोलोगे, ना कि एल्डिहाइड बोलोगे। अगर इसका भी रिप्लेसमेंट किसी R से कर दें, सेम या डिफरेंट, तो इस पर्टिकुलर केस में टर्सरी अमाइड है, नॉट ये एल्डिहाइड है। तो डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने CHO का अटैचमेंट O, X या N से डायरेक्टली किया हुआ है तो इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप हम एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर CHO का अटैचमेंट अगर H या C से किया हुआ है तो ही इस पर्टिकुलर पार्ट को हम एल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जो देखना होता है वो R नहीं देखना है, बल्कि हमेशा जो देखना है वो अटैचमेंट देखना है। कि क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हो सकता है वो सिंपल हो, और मैक्सिमम केसेस में कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ब्रॉड चीज़ें बनी होती हैं, बड़ी चीज़ें बनी होती हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, और आपसे पूछे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप देखिए CCOC, इसका ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो है कीटोन, CCOC। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे और आपसे पूछे कि फाइंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, तो इसका आपको क्या देखना है, CCOOC, क्लियर, CCOOC। इसका इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर। अगर इसी पर्टिकुलर ऐसे कर देगा तो इसका ये पर्टिकुलर होगा CCOOCOC, CCOOCOC। इसका ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो कंपाउंड है एसिड एनहाइड्राइड। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे और आपसे पूछ दे ऑक्सीजन यहाँ ना लगाकर यहाँ लगा दे और आपसे पूछ ले कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड है CCOC, इसका मतलब ये है कीटोन। लेकिन यहाँ पे क्या है CO और C, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो पार्ट है ईथर, COC, ये क्या है ईथर। और ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है और ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है इसको बोला जाएगा कीटोन। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि फंक्शनल ग्रुप में अटैचमेंट को पहचानिए। क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है, इवन क्वेश्चन टफ भी हो सकता है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे तो फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए। ऐसे दे और आपसे पूछा ट्राई टू फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप, तो हमेशा आप अटैचमेंट देखिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जिसमें अटैचमेंट केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप का, किसी के अंदर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। जैसे आपने ये ले लिया और आपने देख लिया कि यहाँ पे CCOOH है, इसका ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स हों, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, तो उसमें हमेशा अटैचमेंट देखिए और अटैचमेंट बेसिस पर कैटेगराइज करिए कि उस पर्टिकुलर के अंदर कितने हैं और कौन कौन से हैं। जैसे अगर मान लो इसी को लेते हैं तो यहाँ पे CCOOC, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये है एस्टर। अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ पे क्या है CCONC और यहाँ भी क्या है C। तो इसका इस पर्टिकुलर पार्ट को जो नाम देने वाले हैं वो नाम देने वाले हैं टर्सरी अमाइड। चेक कर सकते हो CCONC और NC और C, ये पार्ट है टर्सरी अमाइड। अगर इसको चेक करो तो CCOOH,
इसका मतलब ये जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर उसको एनालाइज करते हैं तो ये पार्ट है CCOC। इसका ये जो फंक्शनल ग्रुप आएगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप आएगा, दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी कीटोन। इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से बोल रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा अटैचमेंट देखो और अटैचमेंट के बेसिस पे कैटेगराइज करो कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप्स आर द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब अगर एक बार क्लियर हो जाए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब हमें केमिकल रिएक्शन में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिएक्शन के बारे में बताओ और हमको यही नहीं मालूम कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और यही फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के नोमेनक्लेचर में यूज होते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने बताया था सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। अगर मैंने एल्डिहाइड यूज किया हुआ है तो एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है अल। अगर मैंने अल्कोहल यूज किया हुआ है तो वहाँ पे होता है ऑल। तो इसका ये फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर में भी यूज होते हैं कि दे आर मेकिंग अ फैमिली। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक फैमिली होगी, अल्कोहल है तो अल्कोहल की एक फैमिली होगी। उनके केमिकल रिएक्शन एक जैसे होंगे, उनके प्रिपरेशंस एक जैसे होंगे और उनका जनरल फार्मूला भी एक होगा। और एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमेशा अटैचमेंट एक जैसा ही होगा। एटम्स के नंबर भी चेंज हो सकता है लेकिन उनका अटैचमेंट हमेशा ही सेम होगा। अगर एक से ज़्यादा सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप का पहले वाले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, इसलिए वो पॉलीफंक्शनल बोल दिए जाते हैं। उनके केमिकल रिएक्शंस थोड़े से डिफरेंट आते हैं, दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। लेकिन सिंपल केस में जो मोनो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसका केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है।